नमस्कार। एक बार पुनः आपका स्वागत है मौलिक फिल्म्स के कार्यक्रम बातचीत में। अभी आपने जो बांसुरी की मधुर ध्वनि सुर सुना वो पंडित रोनू मजूमदार जी के। आज हमारे देश के तो बड़े बांसुरी वादक हैं ही, वे देश विदेश सभी जगह उनका नाम है। न सिर्फ मंचीय कार्यक्रम करते हैं बल्कि फिल्मों में भी संगीत दिया है, भारतीय फिल्मों में, विदेशी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में, और सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हैं, सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। नमस्कार दादा। नमस्कार शत्रुघ्न जी। तो आपका स्वागत है स्टूडियो में। तो बनारस में अलग अलग घरानों के लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े। कहीं ना कहीं आपका एक संबंध बंगाल से भी, पश्चिम बंगाल से है जी। कलाकार बनने में ये दोनों का संगम ने कितनी भूमिका निभाई? ये बहुत भूमिका निभाती ही है और निभाया भी है। जैसे कि जब मैं बनारस में था और अभी भी जाता रहता हूँ, तो हम लोग हरिश्चंद्र घाट में रहते थे। अच्छा। वहाँ से रामापुरा भी नज़दीक था और कबीर चौरा दोनों। अच्छा। कबीर चौरा में पंडित किशन महाराज जी ये लोग सब रहते थे। तो ये लोग जब अपने एकदम उरूज पे थे, टॉप में थे, और इनको मैंने सभी को रियाज करते हुए देखा है। अच्छा। बिस्मिल्लाह खान साहब को, गिरजा बुआ मतलब गिरजा देवी जी जो ठुमरी क्वीन कहा जाता है जिनको, तो इन लोगों के रियाज करके सिद्ध कैसे किया जाता है। एक उम्र निकल जाती है असर होने तक जी। तो वो एक फ्रेज मैं बजाऊं और एक फ्रेज आप बजाइए, आपका असर होगा, मेरा नहीं होगा। ऐसे कलाकारों में होता है। तो वो असर कैसे पैदा करना, वो मैंने उन लोगों को बचपन में ही मैंने देखा। तो रियाज की तमीज़, रियाज का सिस्टम, रियाज की परिभाषा मेरे समझ में कुछ कुछ बनारस में ही आ गई। और बंगाल की जो आपने बात की जी, वो तो पार्टीशन जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ तो उसी वक्त कुछ लोग वहाँ से भाग के ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल आ गए। और हमारे पिताजी ये बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे। अच्छा। तो हमारे जो पैलेस में बहुत सारे बनारस के कलाकार आते थे, तो उनको बनारस के प्रति बड़ा लगाव था। तो वो चल के पश्चिम बंगाल ना जाके बनारस आप धमके। अरे वाह। और वहीं पे अपनी ज़िंदगी शुरू की। वो बहुत बड़े पेंटर थे। और अगर आप अभी भी रामापुरा में ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी के घर जाएंगे तो पिताजी की बनाई हुई ऑयल पेंटिंग की तस्वीर नज़र आएगी आज भी। अच्छा, विरासत में आपको तो पेंटिंग मिल रही थी, लेकिन आपने बांसुरी को चुना, या बांसुरी को पहले भी किसी चीज़ को आपने चुना था? नहीं, मैंने कुछ चुना नहीं। अगर मैं बांसुरी प्लेयर नहीं बनता तो मैं कवि बन जाता। अच्छा। या मैं क्रिकेटर बन जाता। अच्छा। क्योंकि आपको तो शायद याद होगा, बॉम्बे टाइम्स के लिए वो ग्लैमर क्रिकेट मैंने शिवाजी पार्क में खेला था। जी जी। तब तो मैं 40 पार कर चुका था, फिर भी ये 15-20 साल पहले की बात है। तो भी मैंने छक्का तो ठीक ठाक ही लगाया था तौफीक के बॉल पे। मतलब अगर आप कलाकार नहीं बनते तो क्रिकेटर बनते हैं? जी। तो या कवि बन जाता। मैं कविताएं भी लिखता हूँ। अच्छा। तो कवि बनते नहीं, कवि तो हैं आप, मतलब कवि तो क्रिकेटर भी हैं। जी। अब जो बांसुरी वादन जो है जी, आपने बनारस में शुरू किया जी। तो बनारस से सीधे अब मुंबई आए कि वाया होके आए? हम सीधे आए और बनारस से नाता कभी छोड़ा नहीं जी। आज भी बनारस से नाता है। अभी संकट मोचन में मैंने बजाया। और महंत जी, जो बड़े महंत जी थे, पंडित वीरभद्र मिश्र जी, तो वो बहुत पिताजी से प्रेम करते थे। और जो छोटे महंत जी हैं अभी विश्वम्बर मिश्रा जी, वो मुझसे नाता बहुत रखते हैं। और हर साल मैं वहाँ पे सेवा करता हूँ और निःशुल्क। तो आपके तो मैहर घराने से भी आपका संबंध है? जी। मैहर घराना से मैं ऐसे जुड़ा, मैं बनारस घराने की ठुमरियाँ, दादरा, चैती, चैता, झूला ये सब सीख रहा था।
और बांसुरी, ये बात आपकी बहुत अच्छी है, इसका जवाब मैं देता हूँ कि पेंटिंग और होम्योपैथिक की डॉक्टरी पिताजी करते थे, तो बांसुरी कैसे चुन लिया? पिताजी शौकिया तौर पे बजाते थे, वो व्यावसायिक तो नहीं थे जी। वो पन्नालाल घोष के शागिर्द थे। अरे वाह। हाँ, तो बांसुरी ने ही मुझे चुन लिया, ऐसा आप कह सकते हैं कि 6 साल की उम्र में बहुत सारी बांसुरियाँ घर में रहती थी, उसके साथ खेलना तोड़ना, तो सजा के तौर पे जितनी बांसुरियाँ तोड़ी उतने घंटे रियाज। वाह। रियाज के बिना खाना नहीं मिलता था, रियाज पहले, तो वो रियाज से जीवन का एक धारा बन गया। रोज हम लोग उठते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, तो रियाज क्यों नहीं कर सकते? रियाज के बिना, आज भी रियाज करके आया हूँ मैं, इसीलिए मैं आज थोड़ा लेट हूँ। नहीं एकदम आप समय पे हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप मुंबई आए, तो यहाँ तो थोड़ा कहिए यहाँ की भाषा में बोले तो जमने में थोड़ा समय लगता है, तो किस तरह के आपको संघर्ष यहाँ करना पड़ा, किस तरह से अपनी जगह बनाने में आपको मेहनत करनी पड़ी? देखिए, ये तो संघर्ष का ही शहर है, ये अजनबी शहर है, यहाँ दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो ये ऐसा शहर है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ दिल किससे मिलता नहीं, मगर हाथ तो बहुत मिलाते हैं यहाँ हम लोग। तो मैं यहाँ आया था 10 साल का ही था, तो बचपन की वजह से तो वो सब जो चीज़ों को अडॉप्ट करना, चीज़ों को सीखना, चीज़ों को अपने में ढालना, उसमें मुझे बहुत सुविधा मिली। और संघर्ष मैंने इतना किया कि जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो पहला मंचीय कार्यक्रम वो कब, कितनी उम्र में, कहाँ आपने किया? कार्यक्रम तो मैं 6 साल की उम्र से ही इधर उधर कर रहा था अपनी दीदी के साथ। मगर पहला प्रोफेशनल कार्यक्रम उल्लासनगर में न्यूवेरा स्कूल में हुआ, मैं 13 साल का था। और बहुत बड़ा कार्यक्रम था और निडर होके मैंने बजाया, क्योंकि जब समझ में आता है तब डर लगने लगता है कि अरे बाप रे, ये सब्जेक्ट तो इतना आसान, एक सा ही ठीक से लग जाए तो उम्र बीत जाती है एक अच्छा सा लगाने के लिए। तो ये समझ बाद में आई कि ये बड़ा मुश्किल काम हमने हाथ में ले लिया है, और ये लोहे के चने चबाने जैसा है, स्वर अस्थिर चीज़ है, उसको स्थिर करना ये कितना मुश्किल काम है। तो ये डर नहीं था, तो वो कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ था और उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। अच्छा, आप क्रिकेटर हैं, ये है, कवि हैं, अच्छे गायक भी हैं जी। तो गायन और लेखन और वादन, इसमें जो आपने, जो आपका कलाकार जो बना, इन तीनों का मैंने उसकी भूमिका कितनी रही है और उनको बनाने में इनका रोल क्या रहा है? देखिए, हमारे पिताजी एक बात कहते थे जी, वो बात मैं क्षमा चाहूँगा, पिताजी का नाम अगर बताएं। डॉक्टर भानु मजूमदार। जी जी। तो उनको बनारस में सब लोग भानु दादा करके पुकारते थे और आज भी प्रचलित है। पंडित राजन साजन मिश्र के जो गुरु थे पंडित बड़े रामदास जी, उनका जो कोयले के पत्थर से जो तस्वीर बनाई हुई है, जिसका पूजा अभी सभी कलाकार करते हैं, वो भी मेरे पिताजी का बनाया हुआ है। आज भी बनारस में उसी तस्वीर की पूजा होती है, एक ही तस्वीर है, बब्बा कहते हैं उनको। तो पिताजी एक बात कहते थे कि उत्तम गाना, मध्यम बजाना, तृतीय नाचना, विकट बताना। तो उत्तम मतलब सबसे अच्छा की बात नहीं, पहला स्थान गाने का आता है। तो जब हम गाते नहीं तब भी हम गा रहे होते हैं, क्योंकि जो गायकी मैंने बजाई, जैसे कि आप देखिए जी, इसको सामान लीजिए, सा अब मैं इसी को बजाऊंगा। दाना तो गायकी जब तक अंदर हिचकोले न मार रहा हो तब तक साजिंदा जो होता है उसके वादन में असर मैंने असर से आज प्रारंभ किया। असर होना बहुत जरूरी है। जी, आपने बहुत कम उम्र में बांसुरी वादन शुरू किया, कार्यक्रम प्रोफेशनल शुरू किया, फिर मंचीय कार्यक्रम करते करते ये फिल्म की तरफ जाना या एल्बम की तरफ, एल्बम बनाना है, ये आपका ख्याल है कि आपको
आपसे कहा गया कि ये करें आप? नहीं, कहा तो नहीं गया, एक डेस्टिनी होता है सबके सफर में जी। उसका मंजिल उसको अपने आप कहीं ना कहीं उसको खींचता रहता है, उसको बुलाता रहता है। मैं फिल्मों में बजाऊंगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। जी। शास्त्रीय संगीत का पूरा माहौल मैंने घर में देखा। तो एक दक्षिणा मोहन टैगोर हुआ करते थे फिल्म इंडस्ट्री में, जी जी। जो उनको डीएम टैगोर बोलते थे, और उनका पेट नेम वैसे दुखी बाबू था। अच्छा। क्योंकि वो दुख के सीन में ही बजाते थे। अगर आपको गाइड का वो गाना याद हो रफ़ी साहब का, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, तो उसमें जो दारा रा रा ता, ये जो पीस तारशानाई में उनका बजाया हुआ था, तो वो रुला देते थे जब भी तारशानाई में हाथ देते थे। तारशानाई का आविष्कार भी उन्होंने किया। अच्छा। कैसे? शहनाई का जो बाहर का जो हॉर्न होता है उसको निकाल के उन्होंने एक पिन के साथ दिलरुबा में लगा दिया। इसराज दिलरुबा एक ही तरह का होता है, और उसमें से शहनाई का वो जो नेजल पना होता है वो भी आता है, और तार की वो मिठास। तो तारशानाई, तो वो मेरे गॉडफादर थे। तो वो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था कि कहीं प्रोग्राम मिले, बड़े तकलीफ़ के दिन थे, और मैं इधर उधर बजाता था, काम खोजता था। और शंकर जयकिशन में से जो शंकर जी थे जी। वो मुझे रूमटा गली, आज भी मुझे याद है, नेपेंसी रोड, वहाँ पे बुलाए थे। 79 की बात है। मैं 16-17 साल का था। तो वो उन्होंने बोला कुछ बजाओ। अच्छा, वो शंकर जी बड़े गुणी थे और कमाल का हारमोनियम बजाते थे जी। तो शंकर जी का पंजाब अंग जो होता है, पंजाब की जो फिरत होती है गाने में, वो इतना आसान नहीं होता, सबके अंदर नहीं होता। तो जब उन्होंने बजाना शुरू किया तो मैंने कहा कि शायद ये पंजाबी हैं या क्या, मुझे कुछ समझ थी। कान जो बनारस का बना हुआ था, वो कान था मेरे पास, तो मुझे मालूम पड़ जाता था कि कौन किस व्यक्ति में क्या है। तो शंकर जी ने कहा कुछ बजाओ, तो मैंने बजाया तो बड़ा खुश हुए। और कुछ लोगों को वहीं से उन्होंने फ़ोन किया। अच्छा, वाह। और बोले देखो मेरा तो अब वक्त नहीं रहा, जयकिशन चला गया और मुझे उतना काम अभी मिलता नहीं है, मगर एक ज़माने में इंडस्ट्री में राज किया मैंने। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं शंकर जयकिशन के शंकर जी के सामने बैठा हूँ, शारदा जी के घर में। आज भी मुझे याद है, मैं सायन कोलीवाड़ा में रहता था। तो दूसरे दिन रविंद्र जैन जी ने एक गाने में बुलाया, उसमें किशोर दा गा रहे थे। अच्छा। ना जाने कब कैसे मिल जाते हैं, ऐसे समथिंग लाइक दैट। वो गाना अचानक है। तो उसमें जब मैंने फ्लूट बजाया तो वो टैगोर साहब बैठे थे। अच्छा। गाने के बाद मुझे अपने पास बुलाए। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल थी। 79-80s में, आप सोचिए, अब तो उनके गुजरे को भी बहुत साल हो गया। तो उन्होंने बोला कि पंचम को बांसुरी की बहुत ज़रूरत है, वहाँ बांसुरी वाला सुरीला कोई नहीं है। आर डी बर्मन साहब। हाँ जी। पंचम दा के नाम से मशहूर थे। तुम कल मेरे होटल में आ जाओ। मैंने बोला होटल में क्या? बोले मेरे को कोई देखता नहीं, मैं होटल में ही रहता हूँ। तो बांद्रा में जो मानसरोवर होटल है, वहाँ मैं चला गया, और पता नहीं क्यों उनको बहुत अपने पुत्र या नाती जैसा मुझसे प्रेम हो गया, और बोले चलो मेरे साथ। तो टैक्सी में बैठा के आर डी बर्मन के वहाँ ले गए। तो फिल्म सेंटर में पहली बार मैंने उतना बड़ा ऑर्केस्ट्रा, 60-70 वायलिन, चेलो, व्योला, फ्लूट सेक्शन, ये वो सब, और मनोरिदा कंडक्ट कर रहे हैं। और गाना राजेंद्र कुमार साहब की पहली, अपने बेटे की पहली फिल्म लॉन्च कर रहे थे, लव स्टोरी। तो उसमें याद आ रही है गाना चल रहा था, और फ्लूट पीस उसी वक्त बना था। अच्छा। और पंचम दा मुझे मिले, वो 3 क्वेश्चन उन्होंने किया कि राग खमाज आता है? मैंने कहा हाँ। बजा के दिखाओ। मैंने खमाज बजाया। उस दिन से मैंने उनके डॉक्यूमेंट्री में भी, मेरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि खमाज के राजा थे वो, राग खमाज के बाप बेटे दोनों। एक कंपोजिशन खमाज में बनाने के लिए पंचम दा को 2 मिनट भी नहीं लगता था। हारमोनियम में हाथ लगाया और कंपोजिशन बन गया। तो बोले बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया? मैंने कहा नहीं। बोले नोटेशन आता है? मैंने कहा हाँ।
अपने मैसेंजर, उस ज़माने में मैसेंजर होते थे, अभी भी है एक आध, मतलब उतना उस वक्त उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में मैसेंजर्स का बहुत बोलबाला था। म्यूजिक डायरेक्टर खुद फ़ोन नहीं करते थे, मैसेंजर मतलब जो मैसेज दे, सबको बुलाए, क्योंकि मोबाइल तो होते नहीं थे। कभी कभी किसी म्यूजिशियन का घर का फ़ोन ख़राब हो तो उसके घर जाके उसको उठा के लाना पड़ता था स्टूडियो। खैर, तो मैसेंजर राजू था, राजू को बोले कि सब डेट इसको दे दो। जिस आदमी के पास काम नहीं था उसको पूरा लिस्ट मिल रहा है महीने में 20 रिकॉर्डिंग। वाह, मेरे पैसे का तो मसला ही पूरा हल हो गया। एकदम से मैं काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगा। मगर शास्त्रीय संगीत से मैं थोड़ा दूरी सा बनने लगा। फिल्म इंडस्ट्री ये चलने लगा। अच्छा, यहाँ पे आपने आविष्कार की बात की कि टैगोर दा ने आविष्कार किया, आपने भी बांसुरी का आविष्कार किया। वो किस तरह की बांसुरी आपने? वो है शंख बांसुरी। शंख बांसुरी, हाँ, वो उसमें कोई शंख तो नहीं है, मगर उसकी आवाज़ नर शंख जैसी है। अच्छा। और वो 3.5 फीट लंबी है और वो नीचे के सा तक जाती है, मंद्र सप्तक के जैसे रुद्र वीणा में। तो वीणा से प्रभावित होकर मैंने बनाया उसको, और मैंने शंख बांसुरी नाम दिया। मेरे नाम से प्रचलित है पूरे विश्व में, कई लोग मेरा नाम लेके बजाते हैं, फॉलो करते हैं, मुझे खुशी है। वैसे मेरे नाम पे रजिस्टर है, मगर मैं किसी को रोकता नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना कि क्या खोया क्या पाया, क्या मैं लाया था और क्या ले जाऊंगा। तो सब बजा रहे हैं, सबकी दुआएं मिल रही मुझे, और कुछ आके सीखते भी हैं कि कैसे शंख बांसुरी को बजाया जाए। अच्छा लगता है। आपने अभी बॉलीवुड की बात की, मैंने हिंदी फिल्म की, तो हॉलीवुड का सफ़र कैसे बना? और अपने मिस्टिक, मेरे ख्याल से पहली फिल्म से मिस्टिक इंडिया, तो उसमें तो मैंने संगीतकार ही मैं था। हाँ, मिस्टिक इंडिया तो इंडिया की, हॉलीवुड के डायरेक्टर थे उसमें। अच्छा। और पहली इंडिया की आईमैक्स फिल्म थी, जिसमें भारत के प्राचीन जो वैदिक भारत है उसकी सारे जो सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, उसके ऊपर था। तो इसीलिए मैंने साज भी ऐसे इस्तेमाल किए थे, सितार कम, रुद्र वीणा ज़्यादा, फाउद्दीन डागर आके बजाए थे जी, तबला कम, पखावत ज़्यादा, और सुशील वादी तो सबसे पुराना है, तो ऐसे। और वोकल से मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक को ज़्यादा दिया था। शुभा मुदगल जी से काफ़ी गवाया था मैंने। अच्छा, जो कार्यक्रम, मंचे जो कार्यक्रम होते रहे हैं देश में भी क्या विदेशों में भी, आपको ज़्यादा आनंद कहाँ, या लोगों का प्यार जो है देश में विदेश में, या दोनों में अंतर क्या रहा आपको? मेन अंतर पहले बहुत होता था, अभी उतना नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ होता है कि जैसे मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, असर की बात है। देखिए, खमाज है, तो ये जो है ये भारत में मिलता है जी, विदेशों में इसका कल्चर नहीं है। तो सबसे पहले जब मैंने बजाने, क्योंकि सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में आप देखिए पिन ड्रॉप सुई पटक सन्नाटा होता है, और बीच में कोई बात बोलते नहीं है, और हम लोगों को वाह आहा हा क्या बात है ये सुनने की आदत होती है। तो पहली बार जब मैंने अमेरिका में बजाया 1987 में, तो मैंने देखा सब चुपचाप बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि शायद आज मेरे बजाने का असर नहीं हो रहा है, ये बात नहीं है, वो बीच में बोलते नहीं है। तो अंत में उसका कमी पूरा कर देते, 5 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है। और एंकॉर बोलते हैं, एक एंकॉर शब्द है। एंकॉर का मतलब होता है कि आप चले गए, फिर आपको वापस आके कुछ बजाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ तक क्लैप रुकेगा नहीं, मतलब आपको वापस आना पड़ेगा। तो और भारत में ऐसा है कि बीच बीच में आपको बढ़ावा मिलता रहता है, इंकरेजमेंट मिलता रहता है। तो यहाँ तक कि जो छोटी महफिलें जो हम लोग बजाते हैं घर में इधर उधर, तो उसमें तो पब्लिक की वाह आपके कान तक जाती है। हॉल में उतना कान तक आ नहीं पाता है, मगर बीच में भी क्लैप, कोई अच्छी तिहाई अगर आ गई सम पे ठीक से, तो क्लैप होगा ही।